आप यहाँ के युवाओं को छोटे छोटे लोकल स्तर पे रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। वो 12,000 यहाँ कमा सकता है, 15,000 20,000 यहाँ भी कमा सकता है, डेफिनेटली एमएसएमई में काम करके कमा सकता है। बिल्कुल। तो उनको बेंगलोर, दिल्ली जैसे, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में धकेलने की आवश्यकता क्यों है? अपने परिवार से दूर, अपने समाज से दूर, अपने राज्य से दूर। आप यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी, कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? बड़े बड़े महानगरों में जी जो है यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर रही है। जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, अभिभावक पे आप आश्रित हैं। जी बिल्कुल। और जो आदिवासी युवक युवतियां जो 10वीं पास कर रहे हैं, उनको सपना दिखाया जा रहा है कि आपको बड़े महानगरों में नौकरी लग जाएगी। जी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं देखता हूँ कि कल्याण गुरुकुल करके एक ऑर्गेनाइजेशन, जी, झारखंड के 24 जिले में ये संस्था के ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे जगह देखा हूँ मैंने, लातेहार में भी देखा है जी, और भी जगहों पे देखा है। तो उनका सेंटर चल रहा है। वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है। जी 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 बिल्कुल। तो ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, वहां पे जा करके बच्चों को मोबिलाइज करके उनको नौकरी का सपना दिखा करके 10वीं क्लास में, और जो परिवार मजबूर है, ये तो टारगेट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है। चंद्रकांत जी आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड सरकार, मौजूदा झारखंड सरकार जो है जी, और जो ऐसी संस्थाएं हैं जी जो इस तरह के सेंटर्स को संचालित कर रही हैं जी, ये आपस में गलबहियां कर रहे हैं, कुछ फंड्स का ट्रांसफर इधर उधर करके। तो इसमें छला कौन जा रहा है? और इसमें छला जो है झारखंड का युवा जा रहा है। झारखंड को रूर वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है जी, झारखंड को राइन लैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। बिल्कुल। मिनरल्स और माइंस में 40% रिसोर्स अकेले झारखंड के गर्भ में है। बिल्कुल। यहाँ झारखंड की जो माता है, इसके गर्भ में 40% रिसोर्स देश का है। बिल्कुल। जो राज्य 40% रिसोर्स पूरे से सिंचित करता हो अपने पूरे राष्ट्र को, वो राज्य पिछड़ा कैसे रह सकता है? ये तो सोचने वाली विषय है। ये स्त्रियों के विरह वेदना को हमने लिखा है कि मोरा बलमा है, मोरा बलमा को भाए विदेश, बता दो सखी मैं क्या करूं। नमस्कार, जोहार इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज के इस संवाद कार्यक्रम में हमारे अतिथि के तौर पर चंद्रकांत सिंह जी उपस्थित हैं, और चंद्रकांत सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर शहर में यदि कहीं भी किसी तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें इनकी आवश्यकता है, तो ये वहां पे तुरंत हाजिर हो जाते हैं और उस समस्या को समाधान में तब्दील कर देते हैं। तो साथियों, आइए मिलते हैं चंद्रकांत सिंह जी से। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जोहार इंडिया न्यूज में। नमस्ते रोहित जी, और आपके जोहार इंडिया के तमाम दर्शकों को भी मैं नमस्ते करता हूं। चंद्रकांत जी, जैसा कि आज हम लोग संवाद कार्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि संवाद कार्यक्रम का जो आज विषय है वो है रोजगार और पलायन। जिस तरह से देखा जाए तो झारखंड प्रदेश में लगातार रोजगार के नाम पर पलायन की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस पर चंद्रकांत जी आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित जी, निश्चित रूप से जी आपने जो यह मुद्दा और विषय जो आज लिया है, बिल्कुल, आज के इस पहले आपने बताया कि यह पहला ही आपका संस्करण है आपके कार्यक्रम का, और मैं तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको जी आपके इस संस्करण के लिए। और निश्चित रूप से आज हम लोग अक्टूबर महीने में बैठे हुए हैं जी 2024 के जी बिल्कुल, और 15 नवंबर 2000 को यह जो राज्य झारखंड है जी, यह बिहार से अलग होकर के एक अपने अस्तित्व में आया जी बिल्कुल, और एक ही महीना में 24 वर्ष का हमारा झारखंड होने जा रहा है जी। तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य रहा कि इन 24 वर्षों में जी झारखंड के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो यहाँ के भविष्य हैं, जो यहाँ के भाग्य विधाता हैं जी बिल्कुल, उन सबों को पलायन का दंश झेलना पड़ रहा है जी। और उनके सामने आज कोई ऐसी एक मौजूद व्यवस्था नहीं है जी जिसके दम पे वो ये कह सके कि हम अपने घर में एक अच्छा रोजगार का सृजन है और हम यहाँ पे रोजगार करके और अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जी और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपकी एक कविता है जो रोजगार और पलायन के दर्द को दिखाती है। मैंने कई कार्यक्रमों में
सुना है आपको। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रथम भाग में आप उस कविता को दोहराएं और तमाम दर्शक उनकी भी राय जानना चाहेंगे इस कविता पर और चाहेंगे कि वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शुरुआत करते हैं आपकी उस कविता से जो उन महिलाओं का दर्द दिखाती है जिनके घर के परिवार के सदस्य पलायन को मजबूर हो जाते हैं। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जो ये झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, जी, जो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, जी बिल्कुल, जब पूरा भारत जब इंडस्ट्रियलाइज हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी में, जी, तो हम एग्रेरियन सोसाइटी थे और हम एग्रेरियन सोसाइटी ही रह गए। बिल्कुल। जो एग्रेरियन सोसाइटी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर शिफ्ट था, जी, वो बड़े महानगरों जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों का तो हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन ये तीनों जो राज्य हैं कहीं ना कहीं, जी, जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है और उसमें भी विशेष रूप से ये जो झारखंड और बिहार, जी, तो ये निश्चित रूप से इसमें पीछे रह गया। जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट जो है वो बहुत माइनर हुआ या न के बराबर हुआ, ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो वर्क फोर्स को शिफ्ट होना था एग्रेरियन सोसाइटी से, जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स था एग्रेरियन इकोनॉमी में हमारा, जी, जो कृषि में लगा हुआ था, तो जी, उसको जो शिफ्ट होना था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वो नहीं हो पाया। जी, और जब नहीं हो पाया तो जब यहाँ के युवा जब अपने युवावस्था को प्राप्त करते हैं जी, और उनके ऊपर जब जिम्मेवारियों का बोझ जब आ पड़ता है, जी, तो उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है पलायन का, जी, अपने रोजगार के लिए। और जब वो रोजगार के लिए पलायन करते हैं तो घर पे छोड़ जाते हैं अपनी स्त्रियों को। जी, उन्हीं स्त्रियों के विरह वेदना को हमने लिखा है कि मोरा बलमा है, मोरा बलमा को भाए विदेश, बता दो सखी मैं क्या करूं। मोरा बलमा है, मोरा बलमा गए रे दूर देश, बता दो सखी मैं क्या करूं। घड़ी घड़ी जाऊं मैं चौखट पे देखूं, घड़ी घड़ी जाऊं मैं चौखट पे देखूं, डाकिया का ना कोई संदेश, बता दो सखी मैं क्या करूं। मोरा बलमा है, मोरा बलमा गए रे दूर देश, बता दो सखी मैं क्या करूं। ये दर्द है उन स्त्रियों का। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये जो विरह की वेदना जो आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, दर्शकों ने भी सुना और हम इस बात पर बहुत गंभीर हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी विरह की वेदना सरकार भी सुन रही है, आप भी बहुत चिंतित हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये जो रोजगार को लेकर के ये जो पलायन की व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, इसके लिए पूरा पूरा जिम्मेवार कौन है? देखिए रोहित जी, ये जो आपका सवाल है कि आखिर जिम्मेवार कौन है, जी, निश्चित रूप से जब किसी राज्य के गठन के 24 साल बीत चुके हो, जी बिल्कुल, तो कोई भी राज्य का जो अलग राज्य बनाने का जो मांग होता है, जी, तो उस राज्य के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, जी बिल्कुल, उस राज्य की कुछ इच्छाएं होती है, जन आकांक्षाएं होती है, जी, और झारखंड की भी निश्चित रूप से रही, और झारखंड तो उलगुलान की धरती रही, बिल्कुल, जो जिस मिट्टी का जन्म, जिस मिट्टी का आइडेंटिटी बिहार से अलग हुआ, तो उलगुलान के दम पे हुआ, जी बिल्कुल। उस मिट्टी के युवा में कितना ऊर्जा होगा आप ये सोच सकते हैं। जब धरती आबा बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी इस मिट्टी के जन्म लिए हों, जी, तो इस मिट्टी की उर्वरता पे आप किसी प्रकार की शक और संदेह तो नहीं कर सकते हैं, जी, तो आप निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो परिश्रमी हैं, जी, कठिन परिश्रम से दुनिया के किसी भी सुख सुविधा को हासिल करने की हैसियत रखने वाले यहाँ के युवा हैं, लेकिन ये सरकारी उदासीनता है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को जो उचित सम्मान, जो मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। और इन 24 वर्षों में, जी, ये जो यहाँ की राज्य सरकारें हैं, जी, ये नियोजन नीति तक लाने में असफल रही हैं। मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा चंद्रकांत जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। मैं अभी देख पा रहा हूं कि अभी जो तत्कालीन सरकार है, जाहिर सी बात है कि जब किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, तत्कालीन जो सरकार होती है सवाल उसी पे उठता है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, मैंने देखा है कि लगातार
हेमंत सरकार, चूंकि झारखंड में हेमंत सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, लगातार हेमंत सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन कर कई हजार जो है युवक युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया है। तो रोहित जी, वो आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि इसके लिए सवाल सरकार जिम्मेवार है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महज नियुक्ति पत्र बांट देने से कोई सरकार अगर चाहे कि हम पल्ला झाड़ लें जी, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जी, कि सरकारों का काम महज झूठे वादे करके, और ये जो अभी मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार जी की सरकार है, इसने तो चंद्रकांत जी अभी तो लगातार मैं अभी इस बात को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि अभी झारखंड में अभी जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के आप जो भी प्रतिक्रिया देंगे वो जो है आम लोगों के बीच में जो है काफी वायरल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे, देखिए रोहित जी, वायरल होने की चिंता मुझे नहीं है। जो बातें स्पष्ट होंगी वो निश्चित रूप से लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर मैं बात करने आपके सामने बैठा हूं जी बिल्कुल, तो यदि मैं वही बोल रहा हूं, ये जो अभी मौजूदा हेमंत सोरेन जी की सरकार है जी, ये सरकार युवाओं को ठगने का काम शुरू से आज तक करते आ रही है। आप जो 3-4 हजार नियुक्ति पत्रों बांटने की बात कर रहे हैं ना, वो नियुक्ति पत्र किस प्रकार से बांटे जा रहे हैं, आप जब उसके तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो नौकरियां भी उसी तरह से बड़े बड़े बिल्कुल हम उसके तह में जाना चाहेंगे। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में कुछ यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। क्या बात कर रहे हैं? क्या वो नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा है वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्या अपने राज्य में? अपने राज्य में वो नहीं काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, वो जो नियुक्तियां दी जा रही हैं यहाँ पे जी, वो सारी की सारी नियुक्तियां बड़े महानगरों के कॉरपोरेट दफ्तरों के 4th ग्रेड स्टाफ के रूप में झारखंडी युवाओं को ठग करके, बहला करके, फुसला करके किसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैं तो घूमता रहता हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार, आप देखेंगे झारखंड सरकार, मैं बात काटना चाहूंगा, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर के एक बड़ी राशि जो है सामाजिक संगठनों को दी जा रही है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये पैसा लेकर के जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये क्या बाहर नियुक्तियां मिल रही हैं क्या? मैं आ रहा हूँ, यहाँ जो है एक कैंप के रूप में उन सबों को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ के जो युवक और युवतियां हैं उनको मास लेवल पे रिक्रूटमेंट का सपना दिखा करके यहाँ भी बेच रहे हैं झारखंड की जनता को कि हमने नौकरी दिया, और उनके सपनों का सौदागर बनके इस सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है उनके सपनों का सौदा। तो ये जो शिक्षा नीति जो सरकार ने लागू की है, उन्हें बड़े बड़े महानगरों में जो है यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर रही है। जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, अभिभावक पे आप आश्रित हैं। जी बिल्कुल। और जो आदिवासी युवक युवतियां जो 10वीं पास कर रहे हैं उनको सपना दिखाया जा रहा है कि आपको बड़े महानगरों में नौकरी लग जाएगी जी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मैं देखता हूँ कि कल्याण गुरुकुल करके एक ऑर्गेनाइजेशन जी, झारखंड के 24 जिले में ये संस्था के ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे जगह देखा हूँ मैंने, लातेहार में भी देखा है और भी जगहों पे देखा है, तो उनका सेंटर चल रहा है। वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी बिल्कुल। ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, वहां पे जा करके बच्चों को मोबिलाइज करके उनको नौकरी का सपना दिखा करके 10वीं क्लास में, और जो परिवार मजबूर है, ये तो टारगेट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, लाचार है, उनको वहां से उठा करके कहीं ना कहीं लाया जा रहा है सेंटर्स में प्रशिक्षण के नाम पे 2-3 महीना में वो लोग क्या ऐसा स्किल देते हैं पता नहीं, जो भी देते हैं लेकिन उसके नाम पे फिर उनको प्लेसमेंट किया जा रहा है बड़े महानगरों में जी। जबकि रोजगार और पलायन जो आप मुद्दा जो आप लेकर के आए हैं, ये बड़ी मार्मिक विषय है। अगर मर्म वही रह जाए रोजगार मिलने के बाद, छोटा रोजगार जो इन लोग रोजगार के नाम पे जो ठग रहे हैं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, रोजगार के नाम पे ठग रहे हैं? बिल्कुल। ये जो संस्थाएं जो सरकार का एक अभिन्न अंग बन करके काम कर रही है, ये लोगों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। सरकार और संस्थाओं का गलबहियां है जो झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। मैं ये चंद्रकांत जी आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड सरकार, मौजूदा झारखंड सरकार जो है जी, और जो ऐसी संस्थाएं हैं जी जो इस तरह के सेंटर्स को संचालित कर रही हैं जी, ये आपस में गलबहियां कर रहे हैं, कुछ फंड्स का ट्रांसफर इधर उधर कर। तो इसमें छला कौन जा रहा है? और इसमें छला जो है झारखंड का युवा जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ के युवा का सपना महानगरों में जाकर के और 4th ग्रेड की नौकरी करना नहीं होना चाहिए। आप जब किसी राज्य को विकसित बनाने की बात करते हैं तो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को आपको विकसित करना पड़ता है बिल्कुल। और उसको विकसित करने के लिए आपको उनको अच्छे से एजुकेशन देना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे प्लेस करना पड़ेगा,
अच्छी नौकरियों की संभावना उनके सामने लानी पड़ेगी। और जी। उसके लिए आपको एमएसएमई और जैसे तमाम जो छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग और बड़े लेवल पे भी जो सरकार प्रयास करके उद्योग स्थापित कर सकती है, उसके उस दिशा में प्रयास होना चाहिए सरकार का, बजाय इसके कि युवाओं को लॉलीपॉप का सपना दिखा करके और महज 3000 नियुक्तियां कर दिया हमने, 4000 नियुक्तियां, आंकड़े गिनाने के लिए आप यहाँ के युवाओं को ट्रेनों में भर भर के यहाँ से और पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं। जी, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे चंद्रकांत जी कि आप एमएसएमई का हवाला दे रहे हैं और इसमें एनएसडीसी भी आती है, तो ये सभी संस्थाएं जो है, मैं जहां तक जान रहा हूं, अपने कल्याण गुरुकुल का नाम लिया तो इसको तो सीएसआर फंडिंग्स हो रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंड्स आ रहे हैं, इसको एनएसडीसी का भी सहारा है, इसको झारखंड सरकार की कल्याण विभाग भी पैसा दे रही है, तो फिर ये कहीं से गलत कैसे हो सकता है? रोहित जी, मैं बता रहा हूं कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं जी, उनका उद्देश्य समाज सेवा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन आप वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी, ठीक है। ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, और जो सरकारें हैं जी, सरकार इनको फंड्स ट्रांसफर कर रही है, और आप जब इस फंड्स का आकलन करेंगे जी, तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ में रहता होगा। बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे हजारों करोड़ में फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, गवर्नमेंट फंड से भी हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बड़ा पवित्र शब्द है सीएसआर जी, जो समाज में होना चाहिए। और हमारा भारत तो ऐसा देश रहा है रोहित जी, मैं आपको बता दूं, आपने सीएसआर का नाम लिया तो जी, कि सरकारें तो अब बोल रही हैं कि 2% और 5% आप अपने प्रॉफिट का समाज के लिए करें। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो जैन और जो बाकी समुदाय के जो बिजनेस क्लास के जो लोग रहे हमारे समाज में, देश में, उन्होंने तो शुरू से धर्मशाला और प्याऊ और डोनेशन का काम और विद्यालय बनाने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहा। वो सीएसआर का ही एक पार्ट था, गवर्नमेंट तो उसको बाद में अडॉप्ट की है। ये कोई सरकारी शब्दावली सीएसआर अभी आ रही है, लेकिन इसका कंसेप्ट हमारे देश में, हमारे समाज में, भारत ऐसा देश है जहाँ पहले से मौजूद रहा है, आप बताएंगे तो ये सीएसआर अभी जो आप बता रहे हैं ना, ये सीएसआर और उस सीएसआर में बहुत अंतर है। वो सीएसआर हृदय से किया जा रहा था जी, वो एकदम जो जेन्युइनली जो नीडी पर्सन था उन तक डायरेक्टली पहुंचता था जी। अभी का ये सीएसआर सिर्फ फंड्स का खेल हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। और इस फंड्स के खेल में जो है यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित समाज पिस रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सरकारें जो हजारों करोड़ जो फंड्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए खर्च कर रही हैं, मुझे लगता है कि इन फंड्स को डाइवर्ट करके सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, इस दिशा में सोचना चाहिए कि उनका उपयोगिता जो है, उन फंड्स का उपयोगिता कैसे की जाए कि एमएसएमई डेवलप करें, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप करें, आधारभूत संरचना के दम पे बड़े इंडस्ट्री संस्थाएं हैं झारखंड में जो कि छोटे छोटे उद्योग लगाने पे काम कर रही है। और यदि ऐसा होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ रोहित जी कि इसके दम पे आप यहाँ के युवाओं को छोटे छोटे लोकल स्तर पे रोजगार दे सकते हैं। उतना ही अगर 8000 यहाँ अगर वो कमा लेगा तो उसको बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, 12,000 यहाँ कमा सकता है, 15,000 20,000 यहाँ भी कमा सकता है, डेफिनेटली एमएसएमई में काम करके कमा सकता है। बिल्कुल, तो उनको बेंगलोर, दिल्ली जैसे, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में धकेलने की आवश्यकता क्यों है? अपने परिवार से दूर, अपने समाज से दूर, अपने राज्य से दूर, आप यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी। कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? सरकार। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? देखिए, आवाज उठाने की बात तो आप कर रहे हैं जी। मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस दिन से यहाँ का मतदाता, इस राज्य का मतदाता जी, इस बात को सुनिश्चित कर लेगा कि हम वोट अपने जाति को देख के नहीं देंगे जी, हम अगर वोट करेंगे तो ये देखेंगे कि कौन कैंडिडेट, कौन सा दल हमारे बच्चे का भविष्य हमारी झारखंड की धरती पे सुनहरा कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। जी बिल्कुल। इस चीज को आकलन करके जब हम अपना मत का इस्तेमाल करना जिस दिन से चालू कर देंगे ना, उस दिन से हर एक दल, हर एक नेता, हर एक पार्टी हमारे झारखंड के युवाओं के बारे में सोचना शुरू कर देगी जी। लेकिन अभी कमी कहीं ना कहीं हम लोग में भी है, हम समाज के रूप में भी हम सबों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी भी कुछ कमी है और इसका लाभ सरकारें जो भी आती रही हैं वो उठाती रही हैं। तो आवाज उठाने के लिए सबसे पहले मुझे आपके हिसाब से जो लग रहा है वो कि इस विधानसभा चुनाव में उन मतदाताओं की भागीदारी ज्यादा है, वो सही सरकार चुने, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यही होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल
जो कि मेरी उत्सुकता बढ़ गई है, चूंकि आपने जब हवाला दिया कि वो तमाम संस्थाएं जो सरकार के दायरे में आकर के और रोजगार देने के नाम पे पलायन कर रही है, तो क्या ऐसी संस्थाओं को बंद किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार का जब आप काम देखेंगे, जी सरकार का काम क्या है? गवर्नेंस करना। जी बिल्कुल। सरकार का काम है कि जो आधारभूत संरचना जो होना चाहिए जी रोजगार के सृजन के लिए, जी उसको डेवलप करना। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के बजाय जी सरकार का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की ओर होना चाहिए। जी छोटे छोटे लघु उद्योग कैसे विकसित हो। जी बिल्कुल। आप किसी राज्य के युवाओं को बड़े शहरों में छोटी छोटी नौकरियां करने भेज करके और पलायन को मजबूर करके कंस्ट्रक्शन साइट पे आप यहाँ के भविष्य युवा को अगर भेज देंगे तो उससे राज्य का उस युवा का क्या भला हो जाएगा, बजाय इसके कि उस युवा को इस ओर प्रेरित किया जाए कि वो युवा एक लघु उद्योग, एक कुटीर उद्योग, एक छोटा सा व्यवसाय करके 5 और युवाओं को, 5 और युवतियों को जी बिल्कुल वो किस तरह से अपने साथ इंगेज करके अपने ही घर परिवार में एक दे सकता है उनको मौका, ताकि वो अपने लिए बेहतर जीवन का जो है वो एक सूत्रधार के रूप में उसको जी बिल्कुल वहां पे हो सके। साथियों, कहीं ना कहीं चंद्रकांत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इन्होंने जो कहा कि यहाँ का एक युवा वर्ग जो है, जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहा है, उनके इतने समझने की शक्ति नहीं है कि वो अपना भविष्य निर्धारित कर सके कि मुझे भविष्य में क्या करना है। और इस और जो इन्होंने बताया कि जो सरकार के दायरे में रह करके कुछ निजी संगठन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा पा चुके हैं और वो उनको मोबिलाइज करके जो है बाहर मजदूरी करने पर जो है उनको बाध्य कर दे रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो उनकी जो मोबिलाइजेशन टीम है उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को जो है हर महीने मतलब लेके बाहर पलायन करना ही। वो किसी संस्था का आंतरिक मामला हो सकता है जी। उनको किस प्रकार से टारगेट दिया जाता है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, जी, ये उनका विषय है। लेकिन उससे हमारा समाज तो प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब सामाजिक जीवन जीते हैं जी तो हमें जो बुराइयां दिखती हैं जी उसकी चर्चा और उसका समाधान के विषय में हम सबों का सोचना एक कर्तव्य है और फर्ज है जो हर युवा को सोचना और करना चाहिए अपने अपने कैपेसिटी में। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आप देखेंगे रोहित जी कि यहाँ से जो नर्सेज है झारखंड की ना जी, यहाँ की नर्सेज बेस्ट सर्विस देती हैं अपने फील्ड में, लेकिन यहाँ नहीं देती हैं। आपको झारखंड का मेडिकल इंडस्ट्री बहुत डेवलप नहीं मिलेगा, साउथ का मेडिकल इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है। और जब वहां जाएंगे आप तो पाएंगे कि ये जो नर्सेज जो काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छा सेवा दे रही हैं, दिल्ली में जब आप जाएंगे जब आप पाएंगे कि इतनी टैलेंटेड जो सिस्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में जो काम कर रही हैं, तो जब आप उनसे उनका परिचय प्राप्त करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये झारखंड से है। तो आश्चर्य होता है तब कि जब झारखंड की युवतियां युवक जब इतने टैलेंटेड इतने स्किल्ड हैं तो झारखंड में मेडिकल इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो सकता है, झारखंड का मेडिकल टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हो सकता है। क्या ऐसी मजबूरी है कि उन युवक युवतियों को इतना अच्छा स्किल हासिल करने के बाद अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सरकारी उदासीनता है जी। आप यदि यहाँ पे उनको वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे तो वो क्यों पलायन पे मजबूर होंगे जी। वो कोई भी चाहता है कि अपने घर में रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने बीवी के साथ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें जी। कोई नहीं चाहता है कि हम दूर देश जाएं, प्रदेश जाएं। तो आखिर ऐसी स्थिति जो बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए रोहित जी, ये निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से जो सरकारें रही हैं वो जिम्मेवार है। मैं नियोजन नीति की बात कर रहा था जी, ये प्राइवेट सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जब कोई झारखंड बिहार में हमारे आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज है। बिल्कुल, सरकारी नौकरी का एक अपना रुतबा है। बिल्कुल, और हर माँ बाप जो अपने बच्चे को पढ़ाता है ना तीसरी चौथी क्लास से, वो अपना श्रम का पूरा जो उपार्जन करता है उसको खर्च करके वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और बड़ा अधिकारी बने जी। बिल्कुल, और ये अधिकारी बनाता कौन है झारखंड में? जेएसएससी जैसी संस्थाएं जी, जेपीएससी जैसी संस्थाएं जी। बिल्कुल, और इनकी क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी झारखंड जेएसएससी कार्यालय के सामने आंदोलन युवा आंदोलन होता है झारखंड के, और झारखंड सरकार क्या कर रही है? बदले में उन पे केस लाद रही है जी। तो ये जो उदासीनता है और नियोजन नीति
आज 24 साल होने जा रहा है राज्य को, आज तक एक महीने अभी बाकी हैं। 1 महीने अभी बाकी हैं, जी। 24 साल होने वाले हैं जी। लेकिन अभी तक नियोजन नीति स्पष्ट राज्य में नहीं हो सका है कि आखिर यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरियों में किस प्रकार से उनका क्या पूरा नियुक्ति नियमावली क्या होगी, यह स्पष्ट ही नहीं है। तो झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों, आप एक बार सोच के 24 वर्षों के बाद भी नियोजन नीति पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और झूठे दावे किए जा रहे हैं। और जब भी यहाँ की सरकारों ने प्रयास किया जी, तो असफल प्रयास किया, बिना मन के अधूरा प्रयास किया। जी, जब जब नियोजन नीति लेकर के आए, कभी यहाँ का युवा आंदोलन रद्द हो गया, कभी कोर्ट ने रद्द कर दिया। जी, ये आप भी जानते हैं और सर्वविदित है जी, किसी से छुपा नहीं है। जब जब यहाँ की सरकारों ने लाया तो कहीं ना कहीं ये सरकारी जो है, ये जो उनका जो ईमान है इसके प्रति, क्या करना होगा चंद्रकांत जी? आइए इसके निष्कर्ष पे बात करते हैं। देखिए, समस्याएं तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं पर बात करेंगे तो हम लोग खुद भी समस्याओं से घिर जाएंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? देखिए रोहित जी, मैं तो बहुत सारे युवाओं को जानता हूं जो पढ़ते पढ़ते और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते उस दहलीज को भी पार कर गए जहां वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसे कई युवाओं को जानता हूं। जी, तो युवा अपना उम्मीद निश्चित रूप से सरकारों में खो रहा है, और जो मौजूदा सरकार है जिस तरीका से रवैया अपनाती है युवाओं के प्रति, कभी लाठीचार्ज करती है तो कभी युवाओं को हटाती है तो कभी युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करती है। तो पूरे देश भर में तो हमारी हेमंत सरकार काफी लोकप्रिय है। देखिए, लोकप्रिय आप कैसे कह रहे हैं सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लोकप्रिय है। जी, आपका लोकप्रियता का पैमाना क्या है? आप कैसे बोल सकते हैं कि हेमंत सरकार लोकप्रिय है? नहीं, जैसे तमाम देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये तो जेल जाने वाले मुख्यमंत्री, लेकिन इनको कोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दिया है। कोर्ट बाद में दे सकती है लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो दिक्कत किया जिसके चलते इनको भी जेल जाना पड़ा। जी, लेकिन हम सवाल तब तक नहीं उठा सकते हैं, क्लीन चिट मिल गया है तो हम खैर उनके मतलब कार्यशैली पर जो है सवाल नहीं उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात शैली पे तो सवाल है रोहित जी। जिस प्रकार से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, सवाल तो इनके ऊपर उठते हैं, उठते रहेंगे और इस बार युवा इनको जवाब भी देगा। निश्चित तौर पे जो तत्कालीन सरकार है उस पर सवाल तो उठेगा ही। तत्कालीन सरकार तो है जी, लेकिन सरकार की मंशा जी, जो युवाओं के प्रति जितनी उदासीन रही है, जी बिल्कुल, तो युवा तो आक्रोशित होंगे। और आप देखेंगे रोहित जी कि पूरे झारखंड का जो युवा है वो इस सरकार के प्रति आक्रोशित है और अपना आक्रोश मतपेटी में व्यक्त करके भेजेगा इनको और इनको जनादेश देगा। चलिए एक मतलब ये सीख जाएंगे अपने, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को वादा किया कि मैं 5 लाख नौकरियां दे दूंगा। जी, कितने नौकरियां दिए हैं ये सर्वविदित है। मैं आपको बताता हूँ जी, इन्होंने वादा किया कि मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आज जो हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार है, एक एक युवाओं का 3.5-3, 4-4 लाख रुपया का कर्जदार है, उस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने वादा किया है। तो क्या वो 3.5-4 लाख, क्या सरकार अगर बदल जाएगी तो क्या वो रोजगार भत्ता युवाओं को मिल पाएगा? देखिए, सरकार बदलेगी तो एग्जैक्टली क्या होगा ये अभी कहना और प्रेडिक्ट करना सबके लिए मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि यदि सरकार बदलती है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए राज्य में, जो आधारभूत संरचना जो चाहिए, जो मोरल बूस्टअप चाहिए यहाँ के युवाओं को, जी, जो एक थपकी चाहिए जिससे युवा जाग करके और इस 5 मंजिला इमारत को चढ़ करके और अपने झंडे को बुलंद करना चाहता है, वो थपकी अगर देने की जो आश्वासन अगर सरकार देती है तो निश्चित रूप से उस सरकार को यहाँ पे आना चाहिए और इस सरकार को बदलना चाहिए। क्योंकि सत्ता, मतलब मुझे लगता है कि निष्कर्ष की हम लोग बात कर रहे थे तो निष्कर्ष इसका यही निकल करके आ रहा है कि जो मतदाता है वो जागरूक हो और अपने अधिकारों को समझते हुए वो उसी पार्टी को वोट दे, उसी पार्टी की सरकार बनाए जो उसके हित में काम करे। जी, कोई भी सरकारें आएंगी जी, किसी भी दल की सरकारें आएंगी जी, प्रत्यक्ष रूप से पूरे रोजगारों का नियोजन करना जी किसी के बस की नहीं है जी, ये फैक्ट है। लेकिन सरकारें जो कर सकती हैं, जो आधारभूत संरचनाएं जो दे सकती हैं, जो थपकी दे सकती है युवाओं को, जी, जो एक हाथ थमा सकती है युवाओं को, जी, कि आओ हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वैसी सरकार चाहिए। तुम्हारी संघर्ष में हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको हम उस ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। जी, वो सरकार जरूर चाहिए झारखंड के युवाओं को। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार तो इस विषय में बिल्कुल ही विफल है, क्योंकि
आए दिन यहाँ के युवा आंदोलनरत है। जी न जेपीएससी ढंग से होता है झारखंड में, न जेएसएससी कोई एक एग्जाम ले सकता है। आप पूरा राज्य का इंटरनेट तक बंद करते हैं। चलिए ठीक है, आपने किया, उसके बाद तो आप ठीक से करा लेते हैं जी, उसके बाद भी आप विफल रहे। कोई भी सरकार ये सुध लेने वाला नहीं है कि इस प्रमंडल को किस तरह से जी विकसित किया जाए, जी यहाँ पे कैसे उद्योगों की स्थापना की जाए, जी क्या संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं युवाओं के लिए। इस पे कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। जी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ के आदरणीय सांसद श्री वीडी राम जी को, जी जिन्होंने अभी कम से कम संसद में एक भवनाथपुर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। जी अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि वो भी धरती पे उतरता है या नहीं, लेकिन अभी मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। और मैं उनसे, अगर वो सुनेंगे तो उनको मैं ये आग्रह भी करूंगा जी कि आप उसके लिए पुरजोर जोर लगाएं और यहाँ के युवाओं के लिए वो वरदान साबित हो। जरूर। जो जोहार इंडिया न्यूज चैनल को हमारे तमाम प्रतिनिधि, तमाम हमारे समाज के जो प्रशासनिक जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो देखते हैं, और जरूर आपकी आवाज कहीं ना कहीं हमारे जो सांसद हैं विष्णु दयाल जी उन तक पहुंचेगी। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि जो 24 वर्षों में विकास नहीं हो पाया, क्या वो इस चुनाव के बाद संभव है? देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति जो होता है ना, वो 24-25 साल का उम्र जो उसका होता है वो निर्णायक उम्र होता है जी, जहां से वो अमूलचूल परिवर्तन की ओर मूव करता है, स्टेप आउट करता है। जी बिल्कुल। अभी तक वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है अच्छे विश्वविद्यालय में, और वो तैयारी कर रहा होता है, और यही वो उम्र होता है जहां वो कभी आईएएस अधिकारी बन जाता है, तो किसी कॉर्पोरेट का सीईओ बन जाता है, तो कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। जी बिल्कुल। तो झारखंड के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ उदासीन नहीं होना चाहता हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवा अभी भी एक बदलाव यहाँ पे अगर सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से जो है झारखंड में भी अभी झारखंड उस दहलीज पे पहुंचा है जी, जहां से एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ कदम रख सकता है। और तमाम जो डेवलप राज्य की आप जो सूची गिनते हैं जी उससे भी कहीं आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड को रूर वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। जी झारखंड को राइन लैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। बिल्कुल। मिनरल्स और माइंस में 40% रिसोर्स अकेले झारखंड के गर्भ में है। बिल्कुल यहाँ झारखंड की जो माता है, इसके गर्भ में 40% रिसोर्स देश का है। बिल्कुल। जो राज्य 40% रिसोर्स पूरे से सिंचित करता हो अपने पूरे राष्ट्र को, वो राज्य पिछड़ा कैसे रह सकता है, ये तो सोचने वाली विषय है। जी बिल्कुल। तो अभी भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं। जी, अगर हम प्रयास करें, यहाँ के युवा प्रयास करें, यहाँ की सरकारें प्रयास करें, मिल करके इस स्थिति को बिल्कुल बदला जा सकता है और एक स्वर्णिम झारखंड का निर्माण यहाँ से आगे हम किया जा सकता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग चंद्रकांत सिंह जी को लगातार सुन रहे हैं, और चंद्रकांत सिंह जी एक सकारात्मक पहल के साथ में अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना होगा, नेगेटिव सोच करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि झारखंड में अभी रोजगार को लेकर के पलायन की स्थिति काफी हद तक जो है बढ़ती जा रही है, इसमें अभी सुधार नहीं आया है। और चंद्रकांत सिंह जी का कहना है कि अभी जो तत्कालीन जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए जिम्मेवार है। साथ ही साथ अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल तो खैर सरकार पे उठेंगे ही, लेकिन इसका जवाब जो है वो कौन देगा, इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस चैनल के माध्यम से यदि आप चंद्रकांत सिंह जी को सुन रहे हैं तो ये निर्णय आपको लेना होगा, आपका अपना भविष्य किस और आगे अग्रसर होगा, इसके लिए आप सकारात्मक पहल के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में वोट करें और देखते रहें जोहार इंडिया न्यूज।